आय मांग होती है, इनकम डिमांड होती है, उसके लिए दो वस्तुएं होती हैं। पहले क्या है? इंफीरियर गुड्स, और दूसरी क्या है? सुपीरियर गुड्स। यानी एक खराब वस्तु और एक अच्छी वस्तु। जब हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो अपने पैसों के हिसाब से वस्तुएं खरीदते हैं ना। अगर हमें लगता है कि अच्छी वस्तु हमारे बजट में है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरी लेके आते हैं। ऐसे ही करते हैं। तो हम जो बाज़ार में डिसाइड करते हैं वही अच्छी और ख़राब है, वास्तव में अपने आप से कोई ख़राब या अच्छी नहीं होती है ना। हम केवल एक सापेक्षिक या तुलनात्मक रूप से अच्छी या खराब कह सकते हैं, वो वस्तु कभी अच्छी या खराब नहीं होती है ना। क्योंकि खराब का मतलब होता है वो जो हम खा नहीं सकते, है ना। तो एक अच्छी और एक निम्न, अच्छी और थोड़ी सी उससे कम अच्छी, इन दोनों का मैटर होता है। तो जब हम मांग पढ़ते हैं आय मांग, तो आय मांग में हमने ये देखा था कि जो निकृष्ट वस्तु है या जो निम्न वस्तु है, उसके मामले में ये देखते हैं कि जब इनकम बढ़ती जाती है तो जो डिमांड है वो घटती जाती है। जैसे ये था, और जैसे ही इनकम बढ़ गई तो हम जो निकृष्ट वस्तु है उसको कम खरीदेंगे, है ना। हमारा जो y था, y1 हुआ, तो हमने Q से Q1 कर दिया, डिमांड हमारी घट गई और ये इधर बढ़ी, है ना। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि इनकम हमारी घटती है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। इनकम अगर हमारी y2 हो गई तो डिमांड हमारी Q2 हो गई, बढ़ गई। अब इधर देखो ये घट रही है तो इधर बढ़ रही है ना। ये निकृष्ट वस्तुओं के मामले में होता है। लेकिन जो अच्छी वस्तु जिसको हम अच्छी मानते हैं उसके लिए उसका वक्र होता है, ये जो इसका जो स्लोप होगा उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। क्या कहलाता है ये? नेगेटिव स्लोप। तो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप आए, ऊपर से नीचे की तरफ ढाल हो, तब हम उसको नकारात्मक ढाल वाला कहते हैं या नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव, और जब ये इसके सुपीरियर गुड्स के मामले में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम क्या करते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं, है ना। तो डिमांड को, जैसे इनकम हमारी ये थी, पहले मान लेते हैं ये थी हमारी, ये y और ये q मात्रा डिमांड की जाए। जैसे ही हमारी इनकम कम हो गई, मान लेते हैं इनकम हमारी कम हो गई, तो हमारी जो डिमांड है वो भी हमारी कम हो गई। ये डाउन हुई तो ये भी उसी साइड में, है ना। और जैसे ही इनकम हमारी बढ़ी, y2 हो गई, तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई, Q2 हो गई। अब ये देखो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, है ना। अब हम इन सारे बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, है ना। ये हमारी जो मांग की, ये जो हमारी मांग है वो क्या है? धनात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझ लो कि जब ये बढ़े तो ये भी बढ़े, यानी दोनों एक ही साइड में जाएं, तब धनात्मक है ना। और अगर एक बाएं जाए दूसरा दाएं जाए तो समझ लो नेगेटिव है, नकारात्मक, है ना। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। समझ लो कि एक का पैर दूसरा खींच रहा है, तो अगर सपोर्ट करे तो समझ लो पॉजिटिव है, और अगर पैर खींचे तो समझ लो नेगेटिव, है ना। हमारे अंदर भी दो मन होते हैं, दो मन आपस में लड़ते रहते हैं, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो जो अगर सही वाला जीत गया तो हम सही कर ले जाते हैं, गलत वाला जीत गया तो हम गलत कर ले जाते हैं। तो जो नेगेटिव है
वो गलत है और जो पॉजिटिव है वो सही है। यही है हमारा जो अंतर्मन, जो हमारे आंतरिक मन है, उसमें उठापटक चलती रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हमारा नेगेटिविटी जीत जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं और पॉजिटिविटी जीत जाती है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वैसा ही ये याद कर लो कि अगर दोनों के बीच उल्टा संबंध है, जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, तब हम समझेंगे कि स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। और अगर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक ही साइड में जा रहे हों, तब हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात यह है इलास्टिसिटी की, है ना? इसको बदल दो। अब इलास्टिसिटी की बात करते हैं। बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो अभी हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी। हम हमेशा लिखते थे ना ईपी, ये लिखते थे ना। ईपी मतलब है इलास्टिसिटी यानी प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। कीमत को हम लिखते नहीं थे, लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे, हम लोग लिखते थे मांग की लोच। तो वहाँ पे हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर मांग की लोच की बात है तो मांग की कीमत लोच की बात है। लेकिन अब हम मांग की आय लोच की बात कर रहे हैं, तो मांग की आय लोच में हम पी की जगह पे क्या लिख देंगे? वाई लिख देंगे, है ना? क्योंकि हमेशा हम आय को वाई से ही लिखते हैं। तो ईपी का जो सूत्र है वो क्या लिखना है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन, किसी को याद नहीं है? बटे हाँ, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? छोटे लिखते हैं, है ना? यही है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है ना? तो अब हमें आय और आय वाले में क्या देखना है? जो आय की लोच है उसमें क्या देखना है? अब वहां पे हमें कीमत नहीं देखना, आय देखना है। और मांग आय के अनुसार मांग, है ना? आय में घटने बढ़ने पर जो मांग हो रही है वो क्या है? तो मांग तो वही हो रही है ना, बस चेंज किस में आया है? इनकम में। जो प्राइस था, अब प्राइस का हमें नहीं देखना है, हमें इनकम का देखना है। तो इनकम के लिए हमें यहाँ पे कीमत हटा दो, प्राइस हटा दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनकम, है ना? परसेंटेज चेंज इन इनकम, आय में आनुपातिक परिवर्तन, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ सब कुछ सेम है, केवल कीमत की जगह पे हमें आय बताना है। ठीक है, अब इसकी अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री भी इसकी भी 5 होती है ना? 5 डिग्रियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, पहले इसका ये तो देख लो, इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, है ना? ये है आपका ये y है और ये q है, और हम ये मान लेते हैं कि y से y1 हो गया और ये q से q1 हो गया, है ना? ये q से q1 हो गया। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, इसमें ये क्या चेंज कहलाएगा? ये डेल्टा y कहलाएगा, है ना? और ये क्या कहलाएगा? डेल्टा q कहलाएगा। ये तो समझ में आता है सभी को। ये क्या, कौन सा स्लोप है? कौन सा स्लोप है ये? नेगेटिव स्लोप। क्या मैं एक ही 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? विषय का नहीं है क्या?
विषय का नहीं है। जहां नहीं समझ में आए बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बताएंगे। तो ये जो चेंज आया हमारा इतना, ये इतना चेंज किसका है? ये इतना चेंज है हमारा डेल्टा वाई, और ये जो इतना चेंज हो रहा है ये डेल्टा क्यू। ठीक है, यही है ना? यस सर। अब हमें सूत्र को बनाना है मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग में आनुपातिक परिवर्तन सेम प्राइस वाला हो गया है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ऐसे ही तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्या ऐसे? वैसे ही लिख लो। बात तो वही होती है ना, Q माइनस Q1, क्योंकि यहाँ हमने Q2 Q1 नहीं लिखा है, Q और Q1 लिखा है, तो Q और माइनस Q1 अपॉन जो प्राइमरी था, जो इनिशियल डिमांड थी वो लिखेंगे, वो है हमारी Q, और अपॉन I क्या है? Y1 माइनस Y, ये Q1 माइनस Q ऐसे लिखेंगे ना, Q2 माइनस Q1 होता है। यस सर। तो अपन y माइनस y। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा? इसको Q1 माइनस अपन y, Q1 माइनस Q अपन Q। अब इसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो y1 माइनस y हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम Q1 माइनस Q को लिख सकते हैं डेल्टा Q, डेल्टा Q लिख सकते हैं ना? यस सर। तो इसको लिखो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू y अपॉन, इसको डेल्टा y लिख सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y इसके सामने लिख लो, इंटू y अपॉन Q। आ गया? सेम वही बात है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब जो ई वाई हुआ उसका सूत्र हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y इंटू y अपॉन Q। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। डिफरेंस कहाँ है? देखो, प्राइस इलास्टिसिटी में डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सिर्फ डेल्टा P की जगह डेल्टा y आ गया है, और ये P अपॉन Q की जगह पे y आ गया, y अपॉन Q आ गया। इतना ही तो डिफरेंस है ना, कुछ और तो अंतर नहीं है। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी तैयार है तो इनकम इलास्टिसिटी भी है। डेल्टा Q अभी जो स्टार्ट कर रहे थे तो यही तो आ जाता, वो शॉर्ट में आता, यही आ जाता ना टोटल, तो यही हम उसको केवल शॉर्ट में ही कर रहे थे। तो ये आपका सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। जिसका प्राइस इलास्टिसिटी तैयार है उसका इनकम इलास्टिसिटी भी कंप्लीट है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो हमें स्लोप का इसी का ख्याल रखना है, पॉजिटिव स्लोप नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव स्लोप रखेंगे तो ये जो हमारा माइनस में आता है हमेशा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलो इसको ये देख लिया, अब इसकी डिग्रियां देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दें, लिख
डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अभी जो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, कितनी डिग्रीज थी उसमें? केवल एक को पता है? 5 थी। और किसको किसको पता है? बस 2 ही लोगों को पता है। हाँ? और सब लोग क्या ये निमंत्रण खाने आएगा? परीक्षा करीब है, तैयारी करो, पढ़ो, मोबाइल साइलेंट करो। डिग्रीज तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री है वही है डिग्री आपकी इनकम इलास्टिसिटी। कितनी है? 5 डिग्री। कौन कौन सी? क्या? अरे परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट इलास्टिसिटी। हाँ? यूनिट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इनकम इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, परफेक्ट इनकम इनइलास्टिक डिमांड। एक क्रम में पढ़ो तो याद भी रहेगा, है ना? पहले हमने ये पीछे जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि आप नदी की दोनों किनारों को पहले याद करो, फिर जो बीच की धारा है उसको, फिर किनारे और बीच के बीच में भी कोई होगा वो पढ़ लो, तो इस साइड भी होगा उस साइड भी होगा, है ना? तो इस तरह हाँ हाँ, बस यही 5 हैं। आराम से पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, है ना? ये दोनों पढ़ लिया, फिर बीच वाली पढ़ लिया। अब 2 बची, एक बड़ी है एक छोटी है ना? तो एक अधिक लोचदार है और एक कम लोचदार है ना? तो एक रिलेटिवली मोर इलास्टिक और एक रिलेटिवली लेस इलास्टिक। इतना ही पढ़ना है, तो इसको कौन नहीं पढ़ सकता? याद करने का यही तरीका हो सकता है, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। यानी ये झुकती है खूब, जितना चाहो उतना झुका लो, और ये बिल्कुल नहीं झुकती है, बिल्कुल झुकती ही नहीं। और ये क्या है? ये बराबर में झुकती है ना? और ये थोड़ा सा कम झुकती है और ये थोड़ा सा ज़्यादा झुकती है। बस इतना याद करना है। तो परफेक्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्ट इनकम इन इलास्टिक डिमांड, और तीसरा क्या हो सकता है? यूनिट, बीच वाले है। हाँ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इनकम लगा दो, इनकम इलास्टिक डिमांड। हमारे हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, बता रहे। और चौथा, अब इसका नंबर आ गया। अभी ये है यूनिट इलास्टिक और ये क्या है? रिलेटिवली मोर इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली मोर इलास्टिक लिख दो, इनकम लिखना नहीं भूलना। मोर इलास्टिक डिमांड। और 5वां क्या लिखेंगे? रिलेटिवली, हाँ, इन इलास्टिक लिख लो या लेस इलास्टिक डिमांड लिख लो, है ना? रिलेटिवली इन, ये इनकम है और ये इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है,
तो पहला हमारा क्या है, परफेक्ट इनकम इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार आय लोच, पूर्णतया लोचदार आय मांग। और ये क्या है, पूर्णतया बेरोजगार आय मांग। और तीसरा क्या है, इकाई लोचदार आय मांग। और तीसरा क्या है, चौथा है सापेक्षता या सापेक्षया अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार आय मांग। और ये सापेक्षता, ये बेलोचदार आय मांग। ठीक है, ये 5 डिग्रियां हमारी हो गई। अब हम एक एक डिग्री का ग्राफ बनाएंगे। वैसे हम ग्राफ नहीं कह सकते हैं, इसको हम क्या नहीं, ग्राफ नहीं कह सकते, हम इसको फिगर कह सकते हैं। हाँ, फिगर कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि ग्राफ में आपको, वैसे ग्राफ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा वो ग्राफ पेपर पे ही बन सकता है, और ये तो हम कहीं भी बना देते हैं, लेकिन सब बिना उसके नहीं बनता, बिना किसी डाटा के नहीं बनता है। हम भले ही ऐसे बना लेते हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई डाटा होता है, तो ग्राफ भी बोल सकते हैं। चलो इधर से मिटा दें। तो पहले क्या हमें बनाना है, पहले हमें पूर्णतया लोचदार आय मान, है ना। पूर्णतया लोचदार आय मान का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़े, तो इनकम हमारी बढ़े तो मांग पे क्या प्रभाव पड़े, इनकम में कोई फर्क ना पड़े, तब भी डिमांड हमारी लगातार बढ़ती रहे, घटती रहे, कोई उस पर मतलब कोई रोक टोक ना हो। तो पूर्णतया लोचदार, ये है हमारी इनकम और ये है हमारी डिमांडेड क्वांटिटी, है ना। तो प्राइस हमारा यहाँ था, मान लेते हैं, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आए, इनकम में कोई चेंज नहीं, प्राइस में इनकम में कोई चेंज ना आए, फिर भी जो डिमांड है वो Q से Q1, है ना। प्राइस तो हमारा वही था ना, Y था तो Y है, कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना। फिर क्वांटिटी फिर से हमारी बढ़ी Q2, और प्राइस में फिर इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी क्वांटिटी हमारी Q3 हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इनकम में कोई चेंज नहीं हो रही है, फिर भी क्वांटिटी हमारी लगातार बढ़ रही है ना, डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। तो ये EY हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। ये डिमांड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, ठीक है।
आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरा हमारा क्या है, पूर्णतया बेलोचदार। बेलोचदार मांग का मतलब है कि मांग में कोई परिवर्तन ना हो। आय में चाहे जितना परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हमारी डिमांडेड क्वांटिटी है, ये हमारी इनकम है। और ये इनकम हमारी मान लो Y1 है, तब डिमांड हमारी Q है। जब ये Y है, इनकम Y है तो डिमांड Q है। और इनकम हमारी बढ़ करके Y1 हो रही है, तब भी क्वांटिटी हमारी सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना। अगर हम पहले 1 किलो मांग रहे थे तो 1 किलो ही अभी भी डिमांड कर रहे हैं, 1 किलो से ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। और इनकम मान लो घट जाए, Y2 हो जाए, तब भी क्वांटिटी हमारी उतनी ही है ना। ये जो डिमांड कर्व है हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसा है। तो उसमें चाहे जितना आय में चेंज आ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लग रहा है कहीं यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, EY इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। और अब चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, इकाई लोचदार। इकाई लोचदार का मतलब जितना इनकम बढ़ेगी उतना ही डिमांड घटेगी, बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। क्या होगा सर, जितनी उसमें इनकम बढ़ेगी उतनी उसकी डिमांड। अब अगर हम निकृष्ट वस्तु के मामले में ले रहे तो घटेगी, और सुपीरियर के मामले में ले रहे तो बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखो Y है और ये Q है, इनकम ये हमारी मान लो Y है और Q क्वांटिटी डिमांड हो रही है। अगर Y हमारी घट गई, Y1 हो गई, तो जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दोनों के मामले में बना सकते हैं हम, अगर चाहें तो जो नेगेटिव स्लोप है उसके मामले में भी बना सकते हैं, और पॉजिटिव स्लोप दोनों के मामले में बना सकते हैं। तो नेगेटिव स्लोप का हम बना रहे हैं, ठीक है, दोनों का करके देख लेंगे। और Y1 है, और अगर मान लो इनकम हमारी बढ़ जाए तो हम जो क्वांटिटी है उसको कम कर देंगे। तो ये देखो हमारा क्या है, बिल्कुल ऊपर से नीचे एक बराबर ढाल लिए हुए एक रेखा जा रही है, जो हमारी अगर इससे मिला दिया जाए इसको एक्स एक्सिस से, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और इसको, इस रेखा को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल सीधी रेखा होती है, याद कर लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय रेखा होगी। और ऊपर से नीचे को जो भी बराबर रेखा आएगी उसको हमेशा यही बोला जाएगा आयताकार अतिपरवलयाकार रेखा। सर एक बार इंग्लिश में। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोली, BO हाइपर बोला, BOLAE, बोले भी लिख सकते, बोली भी लिख सकते। तो ये हो गया। अगर हम मान लो हमारा जो नेगेटिव, ये जो वस्तु है ये निकृष्ट ना होती, अगर अच्छी वस्तु होती, तब अच्छी वस्तु होती तो ये दोनों क्या होते,
बराबर की मात्रा में ऊपर को जा रहे होते हैं। ये इसमें जितना अंतर है, जितना अंतर इसमें है उतना ही अंतर इसमें है, बराबर का है। ठीक है, तब ये हमारा क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, स्लोप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट यूनिटरी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कितने, 2 हो गए, 3 हो गए। चौथा देखो क्या है, सापेक्षिकता अधिक लोचदार है ना। अधिक लोचदार का मतलब है ये इनकम, ये क्वांटिटी। अधिक लोचदार का मतलब है कि इनकम कम बढ़े लेकिन डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा परिवर्तन हो, इनकम में कम परिवर्तन हो और डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन हो। तो ये हमारी मान लो पहले से जो इनकम है y1 और डिमांड q है। अब अगर हमारी इनकम बढ़ रही है y1, तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा घट रही है। ये प्राइस हमारा इनकम जो है थोड़ा सा बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा घट गई। ये इसमें कम है और ये ज़्यादा है ना। और यहाँ पर यह मान लो कम हो जाए तो ये y2 हो जाएगी, और ये जो बढ़ने वाली है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा किसके किन वस्तुओं के मामले में होता है, अक्सर लग्जरी गुड्स के मामले में होता है कि सापेक्षता अधिक लोचदार। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, EY इज ग्रेटर देन 1। ये EY इक्वल टू 1, ये भी EY इक्वल टू, ठीक है, आया, समझ में आ गया। अब क्या बचा, सापेक्षता बेलोचदार। तो सापेक्षता बेलोचदार में क्या होगा कि इनकम में ज़्यादा परिवर्तन होगा लेकिन डिमांड में बहुत कम परिवर्तन होगा, है ना। तो इसको भी देख लो, ये y हमारी इनकम है और q क्वांटिटी है, और डिमांड में बहुत, इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, और इनकम में अगर घट रही है तो बहुत घट गई, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम परिवर्तन हुआ। तो ये जो है अक्सर ऐसी आती है, और ये जो अगर एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे तो लगभग 60 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये कितने का बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इससे इसको मिला दिया जाए तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और इसके ये जो डिग्री है ये क्या होगी, इज लेस देन